नमस्कार, स्वागत है आपका। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात इंदौर और इंदौर से आ रही बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही की खबर की करेंगे। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल का एक वीडियो सामने आया। इसमें आधे घंटे में 5 मौत का आरोप लगाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया, डॉक्टर सलिल भार्गव और एमवाई के अधीक्षक पीएस ठाकुर गोकुलदास अस्पताल पहुंचे। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। इधर गोकुलदास अस्पताल के मरीजों के परिजनों ने कलेक्टर मनीष सिंह से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों ने अस्पताल को सैनिटाइज करने के नाम पर खाली कराने का आरोप भी लगाया। ये देखो गोकुलदास हॉस्पिटल की कंडीशन, एक के बाद एक सबकी डेथ होती जा रही है यहाँ पर। हम 4 जने थे और आधे घंटे के अंदर 4-3 जनों का बहुत अच्छी बातचीत करके आए और सबको कह दिया कि उनकी डेथ हो गई। ये ग्रीन के चक्कर में लग रहा है, ग्रीन नहीं, ये इनका अस्पताल खाली करके पूरा अस्पताल सैनिटाइजर करना है। और गोकुलदास अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दी गई कि आपको इसकी जांच करना है, पता करना है प्रारंभिक स्थिति में क्या है यहाँ पे। तो मैं, मेरे साथी डॉक्टर माधव हसानी और डॉक्टर अमित मालाकार, हम तीनों लोग यहाँ पर आए और हमने अभी प्रारंभिक रूप से समस्त दस्तावेजों की जांच की है और दस्तावेजों को सील करके अपना कब्जे में ले लिया है। ये ज्ञात हुआ है, जो कि वीडियो में चल रहा था, कि आधे घंटे में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आज दिनांक को यहाँ पर टोटल 4 मृत्यु होना पाया गया है, जिनमें से एक मृत्यु सुबह हुई थी 11:25 पर। बाकी 3 मृत्यु 2.25 घंटे के अंतराल में 3 मृत्यु हुई है। पहली मृत्यु इसमें से 3:40 पर हुई थी, दूसरी मृत्यु 4:45 पर और तीसरी 5:30 बजे। इस तरह से लगभग 2 घंटे के अंतराल में 3 मौतों का होना पाया गया। दस्तावेज का परीक्षण करने पर ये पता चला कि ये तीनों मरीज डायलेटेड निमोनिया यानी कि फेफड़े की बीमारी की रहते हुए यहाँ भर्ती किए गए थे। इनमें से 2 लोगों की कोविड की जांच नेगेटिव आ चुकी थी। सुबह जिनकी मृत्यु हुई है उनकी भी नेगेटिव जांच आ चुकी थी। शाम को 3:30 बजे 3:40 पर जिनकी मृत्यु हुई है, पहली मृत्यु जिनकी हुई थी श्रृंखला में, उनका कल ही एडमिशन हुआ था और आज सैंपल लिया गया था। उनकी जांच। और गोकुलदास अस्पताल का ही एक और मामला भी सामने आया। एक महिला ने आरोप लगाया है। इसका कहना है कि अस्पताल को सैनिटाइज करने के नाम पर खाली करवा लिया गया। कलेक्टर मनीष सिंह से इसने मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी एक महिला ने रिपोर्ट देरी से देने का आरोप लगाया था। उसका ये कहना था कि लैब से रिपोर्ट आने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने बिल बढ़ाने के चक्कर में रिपोर्ट दबा रखी थी। इस महिला की शिकायत पर कोविड-19 सैंपल की जांच रिपोर्ट छुपाने के मामले में थाना तुगोगंज पुलिस ने गोकुलदास अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पहले उनके स्टाफ मेंबर्स तक ये खबर पहुंचाई। मैंने पूछा, वहां पे कोई राजा भैया थे गोकुलदास में, उनसे जब मैं पूछने गई कोविड की रिपोर्ट के लिए, तो उनका जवाब ये आया कि मैडम 24 और 25 अप्रैल को जो सैंपल लिए गए हैं वो अहमदाबाद भेजा गया है। अहमदाबाद से रिपोर्ट रात को 11 बजे आएगी, तब आपको पता चल पाएगा। और सीनियर डॉक्टर सुबह राउंड पर आए तो उनका ये कहना था कि अभी 2-3 दिन और आपको रुकना पड़ेगा। जब मैंने उनसे ये कहा कि 3 दिन से 3 दिन में तो हमारा जो हॉस्पिटल का बिल है वो तो बढ़ता जा रहा है, उनका जवाब इतना सरप्राइजिंग था। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि बिल का क्या है मैडम, बाहर जाइए, पुलिस 2 डंडे मारती है, 50,000 यूं ही लोग दे के चले जाते हैं। इतना हास्यास्पद बयान उन्होंने दिया उस वक्त। सर, गोकुलदास हॉस्पिटल पर ये आरोप लगाया है कि उनकी जो कोविड-19 की जांच रिपोर्ट थी वो छुपाई गई है और अनधिकृत तरीके से उनको जो है एडमिट करके रखा और फिर उसका एक बिलिंग जो है उनसे वसूला गया। इसकी कोई शिकायत किसी महिला द्वारा की गई है? अभी शिकायत उनके द्वारा दी गई है, तो हमने आज उसमें जो गोकुलदास हॉस्पिटल प्रबंधन ने उनको एक नोटिस जारी किया और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जैसी भी। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं गोकुलदास अस्पताल को लेकर। अरुण, 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े गंभीर आरोप, और वो आरोप जो संकट काल में सामने आ गए हैं। बहुत सी बातें तो ऐसी होंगी जो सामने भी नहीं आ रही होंगी। अरुण, बिल्कुल, देखिए, अगर गोकुलदास की बात की जाए तो हॉस्पिटल की हमेशा से विवादों में हॉस्पिटल रहा है और जब इसके संचालक से कोई बात करने की कोशिश करता है तो वो बात नहीं करते हैं, उनका मोबाइल हमेशा बंद रहता है या फिर फोन नहीं उठाते हैं। ये जो वीडियो वायरल है उसमें 4 मरीजों की मौत
की पुष्टि सीएमएचओ ने की है। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कलेक्टर ने एक मेडिकल टीम गठित कर दी, जिसमें एमवाई के अधीक्षक टीएस ठाकुर और सीएमएचओ प्रवीण जड़िया समेत डॉक्टर की टीम जब रात में अस्पताल में पहुंची तो उसने पाया कि 4 मरीजों की मौत हुई है, इसमें 3 की मौत निमोनिया से हुई है, जिनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। एक मरीज का इलाज अभी चल रहा है, उसका सैंपल लिया गया है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा अस्पताल में 1 मरीज आईसीयू में है और 12 मरीज जनरल। अगर किसी अस्पताल की रिपोर्ट या हिस्ट्री इस तरीके की खराब रहती है तो एहतियातन हमें सावधान रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बिल के नाम पर ये ऐसे अस्पताल बहुत खेल कर जाते हैं अरुण, बहुत परेशान करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो भी प्राइवेट अस्पताल है इंदौर में आज जो येलो कैटेगरी में रखे गए हैं, उनमें जब मरीज भर्ती होता है तो वो उनका बिल शुरू हो जाता है। अब अगर मरीज अगर उसमें पॉजिटिव आता है तब तो सरकार उसका खर्चा उठाती है। हाँ। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो जितने दिन वो अस्पताल में भर्ती रहता है उसका मनमाना बिल वसूला जाता है मरीजों से। इसलिए मरीज ज्यादा परेशान है। इन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो सरकार ने येलो श्रेणी के घोषित किए, जिसमें संदिग्ध मरीजों को रखा जाता है, उनका जो बिल है वो मनमानी वसूली हो रही है। इसी को लेकर परेशान हो। खासतौर से गोकुलदास अस्पताल में जिस तरह की मनमानी की जा रही है उस पर रोक लगाने की जरूरत। तमाम शिकायतें आ चुकी हैं। एक महिला की रिपोर्ट भी कई दिन तक छिपा कर रखी गई। रिपोर्ट आ जाती है लेकिन उसको कई दिन तक बताया नहीं जाता, जिससे कि उनका बिल ज्यादा बढ़ता रहे और ज्यादा दिन तक मरीज उनके अस्पताल में रहे। ये मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं, बावजूद इसके लोग अपनी मुनाफाखोरी की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में टेकन एक्शन वाली स्थिति आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। समझ रहे हैं आप कि इन स्थितियों में भी कुछ मुनाफाखोर समझ नहीं रहे इस बात को कि ये युद्धकाल की स्थिति है। अब मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 35 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर 28 मामले, बुरहानपुर 5 मामले, खंडवा में 2 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के केसेस पहुंच चुके हैं 3,305। इनमें से 1,336 स्वस्थ भी हुए हैं। 193 लोगों की जान चली गई है। अकेले इंदौर की अगर बात कर ली जाए 1,727 संक्रमण के मामले हैं, 86 की मौत हो चुकी है, 635 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके अलावा मुरैना में बेहतर काम हो रहा है। उज्जैन की बात कर ली जाए, केस बढ़ रहे हैं, यहां पर भी 201 संक्रमण के मामले, इनमें से 43 की मौत, 62 मरीज स्वस्थ। जबलपुर में तेजी से बढ़ते मामले, 116 संक्रमण के मामले, 4 मरीजों की मौत, 17 स्वस्थ। इंदौर के बाद सबसे ज्यादा स्थितियां खराब हैं भोपाल में, लेकिन भोपाल और उज्जैन का जो रिकवरी रेट है वो बेहतर है। अब तक संकट काल के शुरू होने के बाद से इंदौर का रिकवरी का परफॉर्मेंस यानी मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा एक बार ही बेहतर आया है। भोपाल की हम बात कर रहे थे, भोपाल में 662 संक्रमण के मामले सामने आए, 20 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 377 मरीज यहां पर स्वस्थ भी हुए हैं। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थिति है कोरोना को हराने को लेकर, यह हम आपको लगातार स्क्रीन पर मैप के जरिए दिखा रहे हैं। जिन जगहों के ये केसेस हैं वहीं के लोग इन्हें हरा सकते हैं। और एक बार फिर इंदौर की बात करेंगे। इंदौर में 28 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 1,727 तक पहुंच गई है। मेडिकल बुलेटिन में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक 86 मरीजों की मौत इंदौर में हो चुकी है। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी बेहतर है, 663 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में डिस्चार्ज मरीजों की संख्या है 68। अलग अलग अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। कोरोना अपडेट खंडवा का भी आपको बताएंगे। कोरोना ब्रेकिंग, खंडवा में 2 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। देर रात जो मेडिकल बुलेटिन आया उसमें इस बात की पुष्टि हुई है। एक घासपुरा का मामला है, दूसरा सिंधी कॉलोनी का मामला है और अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 52। खंडवा में संक्रमण के मामले 52 तक पहुंच चुके हैं। बात बुरहानपुर की करेंगे। बुरहानपुर में भी 5 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव 5 लोग। देर रात जो जांच रिपोर्ट आई उससे यह साफ हुआ है जिले में कोरोना संक्रमण के मामले पहुंच गए हैं 48। बुरहानपुर में 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और अब तक अभी जो जांच रिपोर्ट आई है उसके अलावे
90 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह वर्मा ने ये इन आंकड़ों की पुष्टि की है। और इधर गुना में पहला कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है और एक युवक कोविड-19 पॉजिटिव मिला है। कोरोना पॉजिटिव चाचौड़ा थाने के बापचा लहरिया का रहने वाला है। इंदौर से मोटरसाइकिल चलाकर ये गुना पहुंचा हुआ था। नेहरू नगर में ये काम किया करता था और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ने ये जांच रिपोर्ट भेजी है। 28 अप्रैल को इसे जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। एक खास बात कि अब तक ग्रीन जोन में गुना जिला था। अब रिपोर्ट मिलने के बाद जिले में संपूर्ण लॉकडाउन। सुबह 6 से 9 बजे तक दूध डेयरी खोलने की बस इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप ये खुलेंगे। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने ये आदेश जारी किए हैं। जानकारी छिपाई गई और क्या जानकारी छिपाना भारी पड़ा, देरी क्यों हुई, ये तमाम तरह के सवाल। और कोरोना संकट काल के बीच अच्छी खबर, चिरायू अस्पताल से लगातार मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। गुरुवार को 20 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर यहां से डिस्चार्ज हुए और इन सभी को विदा किया गया, ताली बजाकर विदा किया गया। कोरोना वायरस से जंग जीतने वाले ये सभी मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 20 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक सीधी और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, रिकवरी रेट में भोपाल बहुत बेहतर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं इसमें भोपाल का रिकवरी रेट 57% से ज्यादा है। 383 मरीजों को अब तक इलाज मिल चुका है। इसका नतीजा आया है ऑक्सीजन थेरेपी से मरीज जल्द रिकवर भी हो रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे सूबे की सेहत की, सूबे की आर्थिक सेहत की और लगातार सरकार जो कोशिश कर रही है उसकी। श्रम कानून में बदलाव की अब बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सुधारों का ऐलान करते हुए प्रदेश में अब दुकानें खुलने की समय सीमा सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक की है। ये अभी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक थी। कारखाने और कार्यालयों में काम कराने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की गई है। हफ्ते में 72 घंटे कार्य कराए जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए ओवरटाइम जरूर देना होगा। 50 से कम श्रमिक लगाने वाले ठेकेदारों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बिना भी वो काम कर सकेंगे। बीड़ी उद्योग, कारखाने, दुकान समेत अन्य क्षेत्रों के काम कराने के लिए पंजीयन अब सिर्फ 1 दिन में होगा। अब तक इसके लिए लोक सेवा गारंटी कानून में ये व्यवस्था थी। पंजीयन के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन निपटाई जा सकेगी, कंप्लीट की जा सकेगी। फैक्ट्री लाइसेंस का नवीनीकरण 1 साल में कराने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब नवीनीकरण 10 साल में एक बार होगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये वो तमाम तब्दीलियां हैं। ग्राफिक्स में भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या बड़े पॉइंट्स हैं श्रम कानून में बदलाव के। श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महती आवश्यकता है। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था। अब इस अवधि को घटाकर केवल 1 दिन कर दिया गया है ताकि निवेशकों को, व्यवसायियों को अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी 1 दिन में पंजीयन नहीं करेगा
तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल, अब 1 साल की बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया। और मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनमें बेहतरी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 1 लाख मजदूर वापस आ गए हैं और अगले 1 हफ्ते में 50 ट्रेनों के जरिए मजदूरों की वापसी होगी। कर्नाटक और तमिलनाडु में तकरीबन 5000 मजदूर फंसे हैं, उनकी भी वापसी होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा हो गई है। अकेले गुजरात से ही 23 ट्रेन चलाई जाएंगी। 50,000 से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से वापसी करेंगे। प्रदेश से बाहर जाने वाले 43,000 लोगों ने आवेदन दिया है। जम्मू कश्मीर में छात्रों की वापसी के लिए रेलवे से लगातार चर्चा हो रही है। 1,05,000 मजदूर हम अभी तक ले आए हैं। हमारी जो ट्रेनें हैं मजदूरों को लेकर चल दी हैं। कुल 4 ट्रेनें आ गई हैं। आज 2 ट्रेनें और पहुंच रही हैं। कल 9 ट्रेनें आएंगी, परसों 5 ट्रेनें आएंगी। अगले 6-7 दिन के अंदर 50 ट्रेनें हमारी मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थान पर आएंगी। सोच इसमें यह है कि एक कलेक्टर के क्षेत्र में एक ही ट्रेन आए, जिससे कि वो उन मरीजों की जांच कर सकें और उन्हें देख सकें और आगे बढ़ सकें। आज कर्नाटक में भी बात हो गई है, तमिलनाडु भी तैयार हो गए और वहां पर 5,000 लोग हमारे मध्य प्रदेश के हैं जिनको कलेक्शन जो हो रहा है वो होते ही वो वहां से चलेंगी। मजदूर जो आसपास होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में अगर भोपाल में है तो विदिशा में भी होंगे, रायसेन में होंगे, उनको कलेक्शन का काम चालू कर दिया है। मोरवी गुजरात से 5 से 7 ट्रेनें हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संकट काल के बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ी सर्जरी की गई है, पर यह प्रशासनिक सर्जरी है। 3 जिलों के एसपी समेत 5 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। गुरुवार रात ट्रांसफर सूची जारी की गई। उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर को हटाकर पीएचक्यू भेज दिया गया है और उनके स्थान पर आगर मालवा के एसपी मनोज कुमार को उज्जैन की नई जिम्मेदारी दी गई है। राकेश सागर को आगर मालवा का नया एसपी बनाया गया है। इसके साथ ही मंदसौर एसपी हितेश चौधरी को भोपाल रेल एसपी बना दिया गया। उनके स्थान पर सिद्धार्थ चौधरी को मंदसौर का नया एसपी बनाया गया है। और बीजेपी के दफ्तर में बड़ी बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ मंथन भी हुआ है। नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत वो भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मंत्री कमल पटेल और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की रणनीति को लेकर मंथन हुआ है। हमारे सभी जो प्रवक्ता हैं उनकी एक बैठक थी। हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नरोत्तम जी, तुलसी सिलावट जी, हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी और कमल पटेल जी हमारे कृषि मंत्री, सरकार के द्वारा जो गरीब और जन कल्याण के किसानों के हितों के जो काम है उन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और उन सरकार के द्वारा उस प्रकार के जो निर्णय उन सब निर्णयों को प्रवक्ताओं के माध्यम से नीचे ले जाना एक नियमित हमारी बैठक होती है और उस बैठक का ही आज हिस्सा था और इसलिए उन सारी बातों पर चर्चा यहाँ पर हुई है। संबल योजना जैसी गरीबों के हितों की कल्याणकारी योजना जो परसों के दिन लॉन्च हुई और कल के ही दिन लोग लाभान्वित हो गए।
और कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में 15 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 15 जिलों के कलेक्टर को कर्मचारियों के तबादले और दूसरे निर्देशों को लेकर पत्र लिखा है। आपको बता दें 15 जिलों के 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यकीन जानिए ये जो उपचुनाव होंगे 24 विधानसभा सीटों पर, इनमें से कम 22 पर या कहा जाए कि पूरी की पूरी 24 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो किसी विधानसभा चुनाव से कम दिलचस्प नहीं होंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।